हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स के बारे में और डेटा के बारे में। हमने ये देखा था कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और फर्स्ट टाइम इसका यूज़ कहाँ किया गया था और इसका यूज़ किसने किया था और क्यों किया था। तो जो स्टैटिस्टिक्स एक वर्ड है, ये स्टेटस स्टैटिस्टिका वहाँ से आया था, जिसका फर्स्ट टाइम यूज इसके लिए किया गया था ताकि वो लोगों के बीच में जाके उनके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देख सकें, ताकि अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उनका स्टेटस उनको पता चल जाए कि किस तरीके से पब्लिक क्या सोचती है, उनकी राय क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो चाहते क्या। अगर उनको ये पता चल जाए तो उसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, अपनी गवर्नेंस को, अपनी गवर्नमेंट को बेटर बना सकते हैं। तो वो उनको वहाँ पे हेल्पफुल मिलेगा, इसके लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे यूज़ किया था। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हम रिसर्च वगैरह में बहुत करते हैं। तो हमारे पास डेटा गिवन होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट हमने डेटा से करते हैं। जैसे हमने मैथ्स में आपको पहले ही बताया था, जब हम कैलकुलस स्टार्ट किए थे तो हम स्टार्ट करते हैं सेट से। तो सेट्स में हम क्या करते हैं, पहले कुछ एलिमेंट को कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही जब हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, तब तो जाके हम रिसर्च करेंगे। तो डेटा कुछ इन्फॉर्मेशन के फॉर्म से मिलता है। हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को मैंने क्या डिफाइन कर दिया था, सेट। तो हमने क्या कहा था कि हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सेट्स बना रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा। हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद इन्फॉर्मेशन में डिफरेंट टाइप्स के हमने डेटा देखी थी कि प्राइमरी डेटा होता है, अगर मैं खुद जाके पर्सनली ऑब्जर्वेशन करके डेटा को कलेक्ट करूं तो उसे मैं क्या बोलूँगा कि वो मेरा प्राइमरी डेटा है। अब कहाँ यूज़ करते हैं प्राइमरी डेटा का, वो भी मैंने बताया था। जो रिसर्च वाले होते हैं, जो सर्वे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो सारे लोग प्राइमरी डेटा को रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उसके जड़ तक जाना होता है, उन्हें एक्सपेरिमेंट करना होता है, उन्हें सर्वे करना होता है, ताकि वो अगर उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ताकि उनके पीछे 100 लोग उनको फॉलो करने वाले और उसको सच मानेंगे। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को जड़ तक जाके उसको अच्छे से उसको सर्वे करते हैं और उसको ये देखते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। उसको फिर वो लोग क्या करते हैं, एक रिसर्च पेपर बनाते हैं या एक पूरी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, या एक लिस्ट बनाएंगे, जिसके बाद उसको बाकी लोग फॉलो करते हैं। अब उसके बाद जो सेकेंड पर्सन आएगा, उस बुक को फॉलो कर रहा है, उस मीडिया को फॉलो कर रहा है, या उस पेपर को फॉलो कर रहा है, या उस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहा है, तो जो उसके बाद थर्ड पार्टी, सेकेंड पार्टी वाले जो आएंगे, वो सब क्या होंगे, सेकेंडरी सोर्स का यूज़ कर रहे हैं। वो ओरिजिनल सोर्स पे नहीं जा रहे, मेन सोर्स पे नहीं जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, किसी और की बुक को रेफर कर रहे हैं जिसने ऑलरेडी पहले उस पर रिसर्च किया है। तो हम क्या हो गए, जिस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं वो सेकेंडरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, अब मैं आपके सामने ये यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने एक पीपीटी है। तो यहाँ पे पीपीटी पे जो भी लिखा है वो मैं पहले रिसर्च करके उस चीज़ के बारे में पहले उसको कंफर्म करता हूँ, ये सही है या गलत है। उसके बाद मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप जो यूज़ कर रहे हो वो सेकेंडरी डेटा है, और मैं जो कलेक्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को देख के, इन्वेस्टिगेशन करके, सर्वे करके कि वो चीज़ सही है या नहीं, तो मेरा क्या, ये प्राइमरी डेटा हो गया। लेकिन अगर मैं भी किसी बुक का यूज़ करूं, जैसे कुछ टॉपिक में बुक से ले रहा हूं, तो मैं भी क्या यूज़ कर रहा हूं, सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहा हूं, और जिसने उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया वो मेरा क्या, वो क्या होगा, प्राइमरी डेटा। अब उसने भी अगर कहीं और से रेफर किया, कहीं और से लिया, तो वो भी उसके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि जो भी हम डेटा उठा रहे हैं वो कहाँ से उठा रहे हैं। डायरेक्टली हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके ओरिजिन सोर्स पे जाके ले रहे हैं, या किसी सेकेंडरी डेटा का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी सेकेंड पर्सन या सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सेकेंडरी डेटा। और जो हम ओरिजिन, उसके ओरिजिन पे जाके खुद उसका जहाँ पे हो रहा है ऑब्जर्वेशन देख के जो हम डेटा लेते हैं पर्सनली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। लेकिन सेकेंड पर्सन की लिखी हुई डेटा को अगर हम यूज़ करते हैं, किसी और के डेटा को यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर किसी भी डेटा को हमें ईजिली समझना है, उसके पूरे एनालिसिस करना है, तो जो एडवांस टेक्निक में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ग्राफ का यूज़ करते हैं। अब ग्राफ से होता ये है कि हमें पूरा उसके बारे में पूरा विजुअल सेंस पता चल जाता है कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं, अगर किसी स्टोरी को हमें समझना है तो दो तरीका है, एक तो मैं सुन लूं या फिर मैं उसको मूवी बना के एक मूवी से किसी को दिखा दूं।
तो सबसे बेटर होगा मूवी वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम उसको विजुअली सब कुछ देख रहे हैं अपने सामने, 2D में देख रहे हैं और वो हमारे सामने दिख रहा है, और जो चीज़ हमें दिखता है वो हमें ज़्यादा माइंड में क्लियर होता है। क्यों? हमारे सामने एक पिक्चर आ जाती है और वो पूरा सीन क्रिएट हो जाता है और हम ऐसा समझते हैं कि हाँ ये सीन हमें याद हो जाती है। जबकि हम कुछ सुनते हैं तो हमको याद करना पड़ता है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसी है और हम उसको याद करते हैं, अदरवाइज भूल जाएंगे। बट अगर हम देख रहे हैं तो हमारे माइंड में पूरी सीन क्लियर हो जाती है, हम उसको पहचानने लगते हैं, हम उसको याद नहीं करते बल्कि वो माइंड में हमारे छप जाती है, हम उसको पहचानते हैं हाँ ये चीज़ें इस टाइम पे ऐसे ऐसी हुई थी, वो ज़्यादा हमको क्लियर होता है। तो पिक्चर हमें ज़्यादा अच्छे से समझता है अगर हम कंपेयर करेंगे कुछ लिखी हुई चीज़ें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ या डायग्राम में, जिससे कि हमको इजीली समझ जाए कि वो हमें डेटा बता क्या रहा है, इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में दे रहा है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में हमने डेटा के बारे में पढ़ा था, और इस लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। और इसके लिए पढ़ते हैं ताकि हर एक इंसान उसको इजीली समझ सके। तो इन लास्ट लेक्चर भी हैव लर्न वही सब है जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैटिस्टिकल ग्राफ। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इजीली अंडरस्टूड व्हेन रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम और अ ग्राफ। तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है हमको किसके, न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी, न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू के थ्रू जो भी हमको इंफॉर्मेशन दिया गया है हम उसे इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं या इजीली समझ सकते हैं। किसकी मदद से समझ सकते हैं, डायग्राम या ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। डायग्राम क्या करता है, एक्ट एज अ विजुअल एड्स। ये हमारे पास एक विजुअल एड्स है, एक ऐसा साधन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअली देख सकते हैं और क्रिएट कर सकता है एक लास्टिंग इंप्रेशन इन द व्यूअर। व्यूअर्स के माइंड में बहुत ही बेहतरीन क्या करता है, ये एक सीन इंप्रेशन क्रिएट करता है जिससे कि उनको अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है। दिस इनेबल द इन्वेस्टिगेटर टू मेक अ क्विक कंक्लूजन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके से डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो इजीली वो क्या कर सकते हैं, पूरे कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि ये डेटा है, ये डेटा से ऐसे ऐसे हो रहा है, हाँ ये डेटा इतना है, इतना कम ज्यादा, पूरे ग्राफ से हम लोग उसको एनालिसिस कर सकते हैं, पूरा उसका बोलते हैं ना, उसको पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम्स देखेंगे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ और अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द स्टैटिस्टिकल डेटा, सम ऑफ देम अप। उसमें से कुछ, सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे। जब हम कैलकुलस में फंक्शन पढ़ेंगे ना तब मैं आपको वहां पे डिटेल में ग्राफ के बारे में बताऊंगा। अभी देखो, इसमें हमको पहला पढ़ना है बार ग्राफ, सेकेंड पढ़ना है पाई चार्ट, थर्ड पढ़ना है लाइन ग्राफ। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे बार ग्राफ के बारे में। हम सिर्फ बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में बार ग्राफ होता क्या है। और उसके बाद हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको होमवर्क में भी क्वेश्चंस दिया जाएगा, वो भी आपको करना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना अच्छा ऑब्जर्वर बनोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। हमेशा याद रखो, हमेशा सोचते रहो, अच्छा सोचो। अगर कोई भी टॉपिक पढ़ो उसके बाद थिंक करो। और दूसरी बात, अगर आप जब पढ़ रहे हो ना, एक अच्छा ऑब्जर्वर बनो कि लिखा क्या है, क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है, अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। ये सब की थिंकिंग और ऑब्जर्विंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छे ऑब्जर्वर बनो और एक अच्छे थिंकर बनो, ये आपके लाइफ में बहुत यूज होगा। तो हम बार ग्राफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बार ग्राफ, अब हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने कि बार ग्राफ को होता क्या है और बार ग्राफ को हम लोग किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है बार ग्राफ आर गिवन बिलो। तो नीचे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कुछ विशेषता है बार ग्राफ की, वो हमको डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट ये है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखो और समझो कि एक एक पॉइंट है बता क्या रहा है। बार ग्राफ आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बार ग्राफ के अंदर हम उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं जो अनक्लासिफाइड हो, जिसको क्लासिफाई नहीं किया है, ऐसे अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बार ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बार, जिसे हम रेक्टेंगल कहेंगे, जिसकी लेंथ हाइट है जो कि इक्वल होता है टू द फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझो ये पॉइंट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी कोई भी वेरिएबल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था
कि नंबर ऑफ फैमिलीज हैं और उस फैमिली में कितने मेंबर हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करना है। आपको एक विलेज में भेज दिया गया कि जाके इन्वेस्टिगेट करके आओ कि कितनी फैमिली में कितने नंबर ऑफ मेंबर हैं। अब एक फैमिली में बहुत सारे, एक विलेज में बहुत सारी फैमिलीज होंगी और हर एक फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर वहाँ पे 100 फैमिलीज है तो 100 फैमिलीज में हर एक फैमिली के अंदर 1 2 3 ऐसे 100 मेंबर तक होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ फैमिली ऐसी होंगी जिनके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स रिपीट होंगे। जैसे हो सकता है ऐसे 10 फैमिली हो जिनके घर पे 4 नंबर ऑफ पर्सन्स ऐसे 15 फैमिली होंगे जिनके घर पे 3 नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकता है ऐसे 2 फैमिलीज हो जिनके घर पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो, 8 हो। ऐसे हो सकता है एक भी फैमिली ना हो जिनके घर पे नंबर ऑफ मेंबर्स 15 हो सकता है ना 50 मेंबर्स किसी की फैमिली ना हो सकता है ऐसी फैमिली जिनके घर पे सिर्फ एक मेंबर्स हो। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जिनके घर पे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। जैसे एक पर्सन है, ऐसे कितनी फैमिलीज हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं, नंबर ऑफ बता रहा हूं। तो बार ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे जितनी भी फैमिलीज के मेंबर हैं। जैसे हो सकता है 2 3 4, ये बता रहे हैं कि कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स 3 मेंबर। अब 2 मेंबर्स की कितने फैमिली हो सकता है, 50 फैमिलीज हो। 3 मेंबर्स के हो सकता है 30 फैमिलीज हो। 4 मेंबर्स के हो सकता है 20 फैमिलीज। 5 मेंबर्स के हो सकता है 10। तो सपोज 40 60 110 फैमिलीज हैं जिसमें 2 फैमिलीज के 50 मेंबर्स, 3 फैमिलीज के 30 मेंबर्स, 4 मेंबर्स के 20 फैमिलीज और 5 मेंबर्स के 10 फैमिलीज। यानी कि 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर, ऐसे 50 30 20 10 फैमिली। तो टोटल 110 फैमिलीज में से ये नंबर ऑफ फैमिलीज आ गए, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये जो 2 3 4 है इसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है एक बार या रेक्टेंगल से, जिसका लेंथ यानी कि उसकी हाइट वो किसके इक्वल होता है, उसके फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम लोग हाइट से डिनोट करेंगे। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द ब्रीथ ऑफ द बार इज आर्बिट्ररी। ये देखो, ये आर्बिट्ररी का मतलब होता है कोई भी। अगर हम रैंडमली किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं आर्बिट्ररी। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मुझे आंख बंद करके बोल दिया जाए कि कोई भी आपके विलेज में किसी भी एक फैमिली को सेलेक्ट कर लो, तो वो कोई भी एक फैमिली को मुझे पता नहीं है, तो वो आर्बिट्ररी फैमिली होगी कि किसी भी एक फैमिली को आप सिलेक्ट कर लो और ये चेक कर लो उसके पास कितने मेंबर है। तो आर्बिट्ररी का मतलब ये समझना है, जब हमारे पास कोई बहुत सारी चीज हो और मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं किसी भी एक चीज को सेलेक्ट कर दूं, उसे बोलते हैं आर्बिट्ररी। और वो किसी भी एक को सिलेक्ट कर दूं, इसका मतलब अगर वो किसी एक के लिए ट्रू है तो हर एक के लिए ट्रू होगा, क्योंकि वो एक कोई भी हो सकता है। इसे हम लोग प्रूव करने के लिए मैथ्स में बहुत यूज करते हैं आर्बिट्ररी चीज का। यानी कि आप कोई भी लेंथ सेलेक्ट कर रहे हो वो आर्बिट्ररी हो, आपकी मर्जी हो, आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्राफ इतना बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, जो भी बार ग्राफ है उसको इतना सेलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर सपोज मेरे पास डायग्राम बहुत बड़े तो मैं 3 डेटा को इस तरीके से लिख सकता हूं, मेरे पास ज्यादा स्पेस है। तो ये फिक्स नहीं है, ये आर्बिट्ररी है, अपने हिसाब से अपने स्पेस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया सेकंड पॉइंट। आई होप आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट, यूनिफॉर्म स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव बार्स। कि एक यूनिफॉर्म स्पेस होना चाहिए। पहले तो इस यूनिफॉर्म का मीनिंग समझ लो। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, सेम होना चाहिए, सेम स्पेस होने चाहिए। बिटवीन किसके बीच में, एनी 2 कंसेक्यूटिव बार्स, 2 लगातार बार। अगर 2 रेक्टेंगल ले रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे ये एक ग्राफ है, अरे बार है, ये एक बार है, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है, तो यहां पे भी उतना ही डिस्टेंस लेके एक और बार ड्रॉ कर दो। तो 2 बार के बीच में इक्वल क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पेस होना चाहिए, कांस्टेंट स्पेस होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको फोर्थ पॉइंट क्लियर होगा। हर कंसेक्यूटिव बार, हर एक लगातार जो बार ले रहे हो एक के बाद एक, सबके बीच में जो गैप है, सबके बीच में जो स्पेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, ऑल द बार शुड रेस्ट ऑन द सेम लाइन कॉल्ड द बेस लाइन। अब ये लास्ट पॉइंट है कि जिस बार को आप जहां भी रख रहे हो
वो एक ही लाइन में होना चाहिए, और उस लाइन को हम क्या कहते हैं, बेस लाइन। ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये बेस लाइन है। तो आई होप आपको बेस लाइन भी क्लियर हो गया होगा, यानी कि जहां हम बार को रख रहे हैं, जहां भी प्लेस कर रहे हैं, उस लाइन को एक फिक्स लाइन होगी जहां पे हम लोग सारे ग्राफ को रख रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस लाइन, और जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वहां उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट, यानी कि हमारा वाई एक्सिस। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं कि जब भी आपको बार ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करना हो, आपको एक माइंड में रखना है कि जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनक्लासिफाइड होना चाहिए। सेकेंड चीज आपको ये याद रखनी है कि आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, एक बार बनाना है जिसका हाइट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। थर्ड पॉइंट ये था कि जो बार का ब्रीथ है वो आर्बिट्ररी होगा, लेकिन मतलब एक बार की जो ब्रीथ होगी वही सारे बार की ब्रीथ होनी चाहिए, यानी कि ऑल द बार, द ब्रीथ ऑफ ऑल द बार्स इज इक्वल। सारे बार्स के जो ब्रीथ है वो इक्वल होने चाहिए। हर बार के बीच में जो कंजेकेटिव बार्स है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि जितने भी बार हैं उनको जिस फिक्स लाइन पे, जिस सेम लाइन पे आप रख रहे हो, जहां वो है खड़े हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। ये सारी पॉइंट आपको 1 to 1 क्लियर हो गई होगी। आप एक बार रिपीट करके देख सकते हो वीडियो। पॉइंट जो पढ़े उसको ध्यान से पढ़ो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिगर बार ग्राफ वर्सेस हिस्टोग्राम। तो दो फिगर है आपके सामने, एक है बार ग्राफ और एक होता है हिस्टोग्राम। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो बार ग्राफ देख लो। जैसा कि आपको बताया गया था बार ग्राफ के बारे में कि हर डेटा को एक रेक्टेंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये एक रेक्टेंगल है। सेकेंड पॉइंट कि जो उसकी हाइट होगी, जो यहाँ पे लिखा है ना 100, 200, 300, 400, 500, इसे हम कहते हैं हाइट, यानी कि नंबर ऑफ डेटा। जो भी डेटा है कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ई डेटा कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 100 200 के बीच में, यानी कि 150। ये किसके बीच में है, 2 और 250 के बीच में, यानी कि 225 हो सकता है। तो इस तरीके से डेटा का जो हाइट है वो हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है। किसकी फ्रीक्वेंसी, ए, बी, सी और डी, ई। तो एक तो हम ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहे हैं। जो एक्स एक्सिस पे जो बार दिया है उसको हम लोग कैटेगरी बता रहे हैं कि वो किस कैटेगरी का है। तो नेक्स्ट जो है वो हिस्टोग्राम। अगर मैं समझूं, ये हिस्टोग्राम है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, यहाँ की जो डेटा है यहाँ पे ABCD यूज किया गया और यहाँ पे नंबर्स यूज किया गया। तो ये मेजर डिफरेंस है कि अगर आपको जब भी ये आइडेंटिफाई करना हो कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ के बीच में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में दोनों चीजें सेम है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम यूज करते हैं कैटेगरी का नाम देते हैं और यहाँ पे उसको नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो हिस्टोग्राम आर सिमिलर टू बार, यानी कि एक जैसे हैं, बट हिस्टोग्राम ग्रुप नंबर्स इनटू रेंज, उसके जो रेंज होंगे वो नंबर्स में होंगे, और यही मेन डिफरेंस है। एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल ये है कि नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो। क्वेश्चंस को ध्यान से समझो। कह रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स है आइसक्रीम सोल्ड बाय अ शॉपकीपर। एक शॉपकीपर है जो किसी एक दिन की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर दिन की बात कर रहा है। उस दिन किस फ्लेवर का कितना नंबर ऑफ आइसक्रीम्स उसने बेचे, उसके पास डेटा है। उसके पास डेटा है कि किस एक पर्टिकुलर दिन को उसने इस फ्लेवर के इतने डेटा, ये एक फ्लेवर है उसके कुछ नंबर ऑफ डेटा उसने रिप्रेजेंट किए। ये एक सेकेंड फ्लेवर है, उसके कुछ नंबर ऑफ उसने आइसक्रीम क्या किए, सेल्ड किए। ऐसे ही एक एक फ्लेवर्स के कितने नंबर ऑफ आइसक्रीम्स उसने सेल किए, उसका डेटा उसके पास गिवन है। ड्रॉ करना है हमको बार ग्राफ जो कि इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। डेटा है ये, कह रहा है कि उसके पास 4 वैरायटी की फ्लेवर्स हैं, वैनिला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी। वैनिला,
चॉकलेट, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी। इसे हम क्या करेंगे, बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी हाइट क्या होगी, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स होंगे। वेनिला की हाइट होगी 25, चॉकलेट की हाइट होगी 17, बटरस्कॉच की हाइट होगी 14 और स्ट्रॉबेरी की हाइट होगी 22। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे वेनिला लिख देंगे, चॉकलेट लिख देंगे, बटरस्कॉच लिख देंगे, स्ट्रॉबेरी, और उसकी जो हाइट लेके जाएंगे वो 25, 17, 14 और 22 तक लेके जाएंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये देखो, सबसे पहले हम बार ग्राफ ड्रॉ करना है हमको। आइसक्रीम फ्लेवर्स को कहाँ ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। एक्स एक्सिस पे आप क्या ले लोगे, आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स को ले लोगे। वाई एक्सिस पे यहाँ पे आई और एस भी आएगा, ठीक है, ये एक्सिस होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दो। वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ आइसक्रीम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये आपके सामने एक बार ग्राफ बन गया। वेनिला, चॉकलेट, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी, कहाँ हमने रिप्रेजेंट किया इसको, बेस लाइन पे, एक्स एक्सिस पे। हाइट को हमने क्या दे दिया, कितने नंबर ऑफ आइसक्रीम्स हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वेनिला की हाइट। और एक बार जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में ना 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर को मैंने 2 आइसक्रीम दे दिया, क्योंकि अब 26 लाइन ड्रॉ करूंगा बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप छोटा ग्राफ ले रहे हो तो उसमें 10-12 तक होता है, बड़ा ग्राफ ले रहे हो तो 16 तक होता है। तो मैं नॉर्मल बड़े वाले ग्राफ को फॉलो कर रहा हूँ। तो कितने मेरे पास होंगे, 14-15 होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 1 सेंटीमीटर को 2 आइसक्रीम्स ले रहा हूँ। तो ऐसे कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 13 सेंटीमीटर। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर को 2 आइसक्रीम्स ले रहा हूँ। तो वेनिला कितना हो जाएगा, 26 और 24 के बीच में। अगर 1 सेंटीमीटर का 2 है तो हाफ सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1। तो इन दोनों के मिडल में आ गया 25। 17 किसके बीच में होगा, 18 और 16। तो ये देखो, ये 18 रहा, ये 16 रहा, दोनों के मिडल में क्या आ गया, 17। चॉकलेट फ्लेवर्स के, बटर स्कॉच फ्लेवर्स के कितने, 14, जो कि 14 के सीधा सामने आ जाएगा। सॉरी 14 मतलब ये देखो, ये 14 के यहाँ पे, और स्ट्रॉबेरी 22, यानी कि ये जो 22 है ये आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये जो डेटा हमारे पास एक टेबल में गिवन था, हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया बार ग्राफ पे। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सी बात है, हमने जो डेटा इंफॉर्मेशन दी थी, हमने रूल का यूज किया, रूल की मदद से उसको बार ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। पहला स्टेप हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे जितने भी वैरायटी थी फ्लेवर्स की हमने वो लिख दिए, उसकी जितने नंबर ऑफ आइसक्रीम बिके थे जिस फ्लेवर्स के, वो हमने हाइट दे दी। हर एक बार ग्राफ जो भी बार है उसके लेंथ को हमने फिक्स रखा, और दोनों के बीच में गैप नहीं दिया। गैप देने से अच्छा है मत गैप दो, ठीक है। अगर आप गैप दे रहे हो तो फिक्स दे दो, नहीं देना है तो मत दो, बट जो भी दोगे फिक्स गैप दो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चंस हो गया, जब हमारे पास डेटा गिवन थी हमने बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब बार ग्राफ की मदद से हम एनालिसिस करके अगर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए उसका आंसर्स दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, जहां पे हमारे पास क्या गिवन होगा, हमारे पास गिवन होगा एक बार ग्राफ, और इस बार ग्राफ की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। अब आप जैसे ही आपके बार ग्राफ आपके माइंड में आ गया, आपको एनालिसिस करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो सबसे पहले आपको बार ग्राफ को पूरा एनालिसिस करना है। आप बोलोगे सर ये जो है ना, ये नंबर ऑफ ईयर्स दे रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, द ग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ एनरोलमेंट ऑफ नर्सरी चिल्ड्रन ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। क्वेश्चन में सिंपल से कह रहा है, पिछले 6 साल का या 6 साल के हर ईयर कितने नंबर ऑफ एनरोलमेंट यानी कि एडमिशन हुए थे नर्सरी में, उसका डेटा गिवन है, और किस फॉर्म में गिवन है, बार ग्राफ।
अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप क्या आंसर्स दे सकते हो अगर आपको बार ग्राफ समझ में आ रहा है तो? सिंपल सा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आज कॉलेज खोल लिया 2021 में और 2027, अब मुझे इसको एनालिसिस करना है 2027 में, तो क्या करेंगे? 2021 में इतने एडमिशन हुए, 2022 में इतने एडमिशन हुए, 2023 में इतने एडमिशन हुए, तो ऐसे में कहाँ तक जाऊँगा? 2027 तक। इससे मुझे ये पता चलेगा कि कौन से ईयर मेरे लिए सबसे अच्छा था। कौन सा ईयर सबसे अच्छा होगा? जिस ईयर सबसे मैक्सिमम एडमिशन होंगे। मतलब पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि किस ईयर में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन हुए। सेकेंड क्वेश्चन, कौन सा ईयर था जो सबसे बेकार ईयर था, सबसे लॉस वाला ईयर था? वो ईयर जिस ईयर में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ एडमिशन्स हुए। अच्छा, उसका रीज़न जो हो सकता है कि उसके पिछले ईयर्स के टीचर्स बहुत ख़राब हो, और अगर एडमिशन कम हो रहा है इसका मतलब ये कि पिछले बच्चे अच्छे नहीं थे। उसका रीज़न हो सकता है कि पिछले बच्चे अच्छे नहीं थे, या तो उसके टीचर्स ख़राब होंगे, या तो मैनेजमेंट ख़राब होगा। इससे उनको पता चलता है कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, तब जाके एडमिशन्स कम हुए। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर टीचर्स की फॉल्ट है, टीचर्स वही है, स्टूडेंट तो चेंज हो रहे हैं, तो अगर वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दो ईयर्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि टीचर्स सेम है तो प्रॉब्लम क्या हो गया। अगर टीचर्स सेम है तो बच्चों में प्रॉब्लम है, और अगर बच्चे सेम है तो प्रॉब्लम कहाँ होता है? टीचर्स में। तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा, या तो टीचर्स चेंज हुए तो भी प्रॉब्लम है। तो इससे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन कब हुआ, मिनिमम नंबर ऑफ एडमिशन कब हुआ, सेम नंबर ऑफ एडमिशन कब हुए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो सर आप बोलोगे यही आ गया कि सबसे मिनिमम कब हुआ। तो आप बोलोगे सर देखो ये वाला 2014-15 में सबसे मिनिमम एडमिशन हुए, सबसे मिनिमम एनरोलमेंट हुआ। सर कितना हुआ? तो सर आप बोलोगे देखो सर ये 100 के पास दिख रहा है, 100, यानी कि सबसे मिनिमम। अगर क्वेश्चन हमको पूछ ले कि ऐसा कौन सा ईयर था जिस ईयर में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ एनरोलमेंट हुए, तो आप बोलोगे सर 2014-15 में, और कितना हुआ था? तो 100। सेकेंड क्वेश्चन अगर पूछ ले कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कब हुआ था, तो आप बोलोगे सर देखो 2015-16, तो 15-16 में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन हुए थे, और कितने हुए थे? 600। तो दो क्वेश्चंस तो आपके माइंड में यही से आ गया कि 2014-15 में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ एडमिशन हुए थे, और 2015-16 में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन। तो आप क्या कर रहे हो? ग्राफ को देख के पूरे क्वेश्चंस बना रहे हो। कितना इजी बात है कि क्वेश्चंस को आप खुद से बना रहे हो। और याद रखना, जिस दिन आप खुद से क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन आपकी वहां से स्टार्ट हो जाएगा कि आप सोचना स्टार्ट कर रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब आपको कोई नहीं रोक सकता। हमेशा याद रखना, खुद से क्वेश्चंस करो, और जितना हो सकता है खुद से क्वेश्चंस बनाओ। अच्छा, हो सकता है ये भी क्वेश्चंस पूछ ले, ऐसे कौन से दो ईयर थे जब सेम नंबर ऑफ एडमिशन हुए थे? आप बोलेगे 2010 और 2013-14, ये वो सेम ईयर है जिस ईयर में सेम नंबर ऑफ एडमिशन हुए। क्वेश्चंस पर डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिफरेंस वाले क्वेश्चंस ऐसे कि सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम का डिफरेंस कितना है, यानी कि 14 और 15 में कितना डिफरेंस हुआ था। तो आप बोलोगे सर 14 में कितने हुए थे? 100, और 15 में हुए थे, 15-16 में 600। तो आप बोलोगे सर 600 में से 100 को माइनस कर देंगे तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 500। यानी कि 14 और 15 को मैं कंपेयर करूं 15-16 से, तो 500 नंबर ऑफ एडमिशंस इंक्रीज हो गए, इंक्रीज बढ़ गए। ये टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि सेकंड थर्ड का, आपके माइंड में क्वेश्चन समझ में आने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब वो हो सकता है इसका इससे पूछ ले, इसका इससे पूछ ले, इसका इससे पूछ ले, कितने कम हुए पूछ ले, कितने ज्यादा हुए पूछ लिए, डिक्रीज के कितने कम है, कितने इंक्रीज है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। आई होप आपको सारी एनालिसिस कर रहे हो। देखो ग्राफ देख के आप पूरा एनालिसिस कर दियो। अब आप बोलोगे सर आप क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर बताता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने पूरे डेटा को एनालिसिस कर लिया है बार ग्राफ के डायग्राम की मदद से। ये आपको ज्यादा क्लियर होता है। अगर आप डेटा देखोगे आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप बार ग्राफ को देख के पूरी आपकी सीन क्लियर हो गई कि हाँ इतना इतना डेटा था, इस ईयर को इतना डेटा, इस ईयर को इतना डेटा। ऐसे आप टेबल्स में याद नहीं कर पाओगे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उसके हम आंसर्स देखते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस को देखें
अब देखो क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है कि स्टडी करो ग्राफ को केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने ऑलरेडी पूरे ग्राफ को डिस्कस कर लिया है, पूरी ग्राफ को हमने केयरफुली स्टडी किया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अब आप बोलोगे सर हमने पूरे ग्राफ को एनालिसिस कर लिया, पूरे ग्राफ को डिटेल में स्टडी कर दिया, अब सर आप क्वेश्चन पूछो, हम आंसर बताएंगे। ठीक है, मैं पूछूंगा फर्स्ट क्वेश्चन ये कि इन विच ईयर वॉज द एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन हाइएस्ट। आप बोलोगे सर हमें याद है लास्ट जो ईयर था 2015-16, उस ईयर में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन हुए थे। हमने देखा सबसे ज्यादा हाइट किसका था, लास्ट ईयर वाले का। आप बोलोगे सर ये देखो, ये देखो सर सबसे हाईएस्ट आपको दिख रहा है ये वाला 2015-16। तो 2015-16 ये ईयर है जिस ईयर में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन हुए थे। हमने क्योंकि ग्राफ को ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो देखो आंसर क्या आ गया, इन द ईयर 2015 एंड 16, 2015-16 में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन हुए थे। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच 2 ईयर्स वॉज द एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इक्वल। देखो आपको ना ग्राफ देख के ही आपको सारे माइंड में आ जाने चाहिए कि इस ग्राफ को कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है सबसे लोवेस्ट, सबसे हाईएस्ट, कौन से ईयर को कितने एनरोलमेंट, कब इक्वल एनरोलमेंट हो गए, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप ग्राफ को देख के जितने अच्छे ऑब्जर्वर बन सकते हो ना, देखो आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चंस आपके माइंड में खुद आने चाहिए कि अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछे, इससे पहले ये है कि आप कभी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अपने माइंड से पूछो अपने खुद कि मैं कितने क्वेश्चंस बना सकता हूँ। जितने क्वेश्चंस आप बना सकते हो उतना इंपॉर्टेंट होगा, ताकि एग्जामिनर किसी भी ढंग से क्वेश्चन पूछे आपने वो पहले से ही सॉल्व किया है। तो आप बोलोगे 2010 और 13, सर ये हमने ऑलरेडी देखा था कि 2 ईयर ऐसी थी 2010 और 13। सर अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लेना कि कितने नंबर ऑफ एडमिशन हुए थे, ये भी हम बता सकते हैं कि टोटल 300 एडमिशन या एनरोलमेंट हुए थे 2010-11 और 2013-14। अच्छा ये चीज़ है 2015-16 क्यों दिया होता है, इसका मतलब ये होता है कि एडमिशन आपने 2015 लिया था लेकिन वो एंड कब होगा 2016। जैसे आप अभी करंट में 11th स्टैंडर्ड में हो, यानी कि अगर कोई पूछे आपका ईयर क्या है तो आप ये नहीं बोलोगे 2021, आप बोलोगे 2020 और 21। अगर आपसे कोई पूछे कि आप 12th में कब जाओगे, आप बोलोगे 2021 और 22। ये आपका ईयर है 12th स्टैंडर्ड का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 13 और 15। अब बोलोगे सर ये हमने डिस्कस नहीं किया था, बट ये ग्राफ का देख के हम बता सकते हैं कि हम क्या करेंगे, 13 का हाइट देख लेंगे और 15 का हाइट देख लेंगे और दोनों का डिफरेंस। तो अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं, आप बोलोगे सर देखो ये 2013-14 का कितना है 300 और 12-13 का कितना है 450। ये देखो इसके बीच मिडल में आ रहा है, ये 500 है और ये 600 है। तो 12, 500, 300 एंड 600। तो क्वेश्चन में कौन कौन से ईयर का पूछा था, थर्टीन, 14 और 15, 16। तो 13, 14 में कितना था, ये हम देखो यहां से देखा था कि 300। आप बोलेगे सर अगर मुझे डिफरेंस निकालना या कितना इंक्रीज हो गया, ये कह रहा है कि 15 और 16 में कितना इंक्रीज हो गया, तो आप बोलोगे सर 15, 16 में 600 था जबकि 13, 14 में 300 था। तो यानी कि 3 साल में या 2 साल में कितना इंक्रीज हो गया, तो आप बोलोगे सर दोनों को माइनस कर देंगे यानी कि 300। यानी कि 2015 में अगर हम कंपेयर करेंगे 2013 से, तो 2015 में जो इंक्रीज नंबर ऑफ एनरोलमेंट हुए वो 300 इंक्रीज हो गया है एनरोलमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कितना ज्यादा है इंक्रीज, मतलब कितना बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 2013-14 और 15-16। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, 600 में से 300 को माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा 300। तो ये थे सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में हमने पूरे बार ग्राफ को डिटेल में डिस्कस किया। तो ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आज के लेक्चर में कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, वो आपको क्या करना है, अगर आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको उसका बार ग्राफ बताना है, और अगर बार ग्राफ गिवन है उसको एनालिसिस करना है और इसका यूज़ करके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे पाई चार्ट के बारे में, और दूसरा लाइन ग्राफ क्या होता है।
तो आज का लेक्चर तो हम इतने टॉपिक में एंड कर देते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूँ आज हमने क्या पढ़ा। देखो, पहली चीज हमने स्टार्ट की थी बार ग्राफ से, कि हमने ग्राफ से स्टार्ट किया था कि स्टैटिस्टिकल ग्राफ होता क्या है। तो स्टैटिस्टिकल ग्राफ कुछ और नहीं, हमारे डेटा को हमें इजीली समझ सके, ताकि कोई भी अगर देखे एक विजुअल सेंस में उसको समझ आ सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं या डायग्राम का यूज करते हैं, जिससे कि हमें इजीली समझ में आ जाता है। और उस ग्राफ को देख के हम पूरी उसके बारे में उसका बोलते हैं ना पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो पोस्टमार्टम करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी ग्राफ को समझेंगे। तो हमने ग्राफ समझा कि स्टैटिस्टिकल ग्राफ होता क्या है। फिर हमने देखा कि बार ग्राफ को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे हम एक बार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। बार ग्राफ के कुछ पॉइंट्स थे जो हमने समझे कि बार ग्राफ में क्या होना चाहिए, कि बार ग्राफ इक्वल लेंथ का होना चाहिए। जो भी आप बार या रेक्टेंगल बना रहे हो दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस नहीं रख रहे हो तो भी चलेगा, बट अगर डिस्टेंस रख रहे हो तो सेम रखो। और जो हाइट होती है उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको दो टाइप में, एक बार ग्राफ एक हिस्टोग्राम, दोनों में डिफरेंस क्या है। बार ग्राफ में हम कैटेगरी लिखते हैं, जबकि हिस्टोग्राम में नंबरिंग लिखते हैं। ये मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ के बीच में। नेक्स्ट हमने क्या किया, एग्जाम्पल्स की मदद से समझे कि कोई अगर हमारे पास डेटा या इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ बना सकते हैं। और अगर बार ग्राफ गिवन है उसकी मदद से उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हमको दे उस ग्राफ को लेके, तो हम उसका आंसर्स देने के लिए रेडी है। तो आई होप आपको ये पूरी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है होमवर्क के लिए, जो आपको क्या करना है, यूट्यूब वाले कमेंट करके कर सकते हैं, व्हाट्सएप वाले सबको कंपलसरी सेंड करना है व्हाट्सएप पे। तो ये देखो, ये आपके सामने होमवर्क है कि डायरेक्शन फॉर अ क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो आपको जिस क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सेकेंड, डायरेक्शन फॉर अ क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइस। ये आपके सामने बार ग्राफ है, आपको पूरी बार ग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, पूरा एनालिसिस करना है, और उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर्स देने हैं। ये 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस हैं, आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर्स देना है। और कहां से देना है, जो बार ग्राफ है। उसके बाद ये 11th क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, डायरेक्शन फॉर ए क्वेश्चन मैच द कॉलम। आपको क्या करना है, कॉलम करना है कि कॉलम ए में सेंटीमीटर में दिया है और कॉलम बी में डिग्री में दिया है। फॉर ए गिवन डेटा, एक बार ग्राफ, आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चंस इजीली अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर का, जब भी स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर होगा, अभी तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा मैट्रिक्स का होगा, तो मैट्रिक्स में नहीं, जब हम स्टैट्स का लेक्चर लेंगे तो वहां पे पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आखिरी क्वेश्चन है जो आपको करने हैं कि एक बार ग्राफ को ड्रॉ किया है। ये मतलब जो हम लोग स्केल वगैरह देते हैं उसके बेसिस पे। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन भी अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको पहले खुद करना है। नेक्स्ट लेक्चर के पहले आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने, ठीक है। ग्रुप वाले ग्रुप पे दे दो, बाकी यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, पाई ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइन ग्राफ के बारे में। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना रेगुलर रहोगे, कंटिन्यू वीडियो देखोगे, वैसे से आपको बेनिफिट होगा। ये लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सीपीटी और सीए के लिए एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको सीपीटी या सीए का पेपर देना है 2022 में, तो मेरे सारे वीडियो देखो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100 में से 95 से अबो मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, अगर आप रेगुलर पूरे 1 ईयर तक लेक्चर देखते हो। गारंटी है कि पूरे 95 से ऊपर आप दे सकते हो। मतलब अगर आप इजीली सारे क्वेश्चंस करते हो, हर एक क्वेश्चंस को आप खुद से डिस्कस करके जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आप बहुत ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और बल्कि मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, आपको कैल्सी की भी जरूरत नहीं है, आप विदाउट कैल्सी भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। हाँ, अगर जहाँ पॉसिबल नहीं वहाँ पे आप कैल्सी यूज़ करो, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसके लिए रेगुलर लेक्चर अटेंड करने होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।